Hi investors, welcome to SOIC. So in today's video, we'll be analyzing 100 Baggers, which is a book written by Chris Mayers. तो इस बुक में अच्छी चीज़ क्या है कि इन्होंने इस बुक में केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा बात करी है। तो इन्होंने लास्ट 30-40 ईयर्स में जो भी 100x जिन स्टॉक्स ने वेल्थ मल्टीप्लाई करी है यूएस में, इन्होंने उनकी एक केस स्टडी करी है। एंड इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट 100x कंपनीज विच हैव डन 100x इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एंड हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडीज की बात करेंगे। एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट थीम्स एंड सेक्टर्स वेयर वी सी द पोटेंशियल टुडे। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बुक एंड बुक में जो हमने केस स्टडीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करी है, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाहूंगा। सो देर इज दिस इन्वेस्टर इन यूएस बाय द नेम ऑफ चक एक्रे, एंड चक एक्रे ने अपनी लाइफ में 200x बनाए हैं। आई थिंक वन वॉज बर्कशायर हैथवे एंड द अदर वन वॉज सम टेलीकॉम कंपनी, एंड ही हैज दिस वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो इनका एक फ्रेमवर्क है जिसको ये कहते हैं 3-legged स्टूल। सो बेसिकली कहते हैं कि एक स्टूल की थ्री लेग्स हैं जो उसे सपोर्ट करती हैं। सिमिलरली बिजनेस एनालिसिस में भी 3 लेग्स हैं जो किसी भी बाइंग फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट लेग? फर्स्ट लेग सेज दैट व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस बिजनेस। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आज हम बात करते हैं इफ वी टॉक अबाउट डीवीज लेबोरेटरीज, सो रिसेंटली दिस कंपनी हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ मार्केट कैप। मोर ओवर यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि लास्ट 15-20 ईयर्स से इस कंपनी में ऑपरेटिंग मार्जिन 30-35% के बीच में रहे हैं, एंड ROC लेवल भी इस बिजनेस का हमेशा 25% से ऊपर है, एंड अर्निंग्स ग्रोथ हैव बीन ऑल्सो वेरी हेल्थी। सो इट एक्चुअली अगर हम बात करें तो अगर हम इस इक्वेशन को इन्वर्ट करें, वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं जहां पे इतना फ्री मार्केट कंपटीशन है, तो एनीवन कैन कम इन एंड compete with you. So what is allowing you to earn more than 20% return on capital employed for a very long period of time? So the answer lies in understanding the essence of this business. आपको हर एक बिजनेस का एसेंस अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि इस बिजनेस का कंपेटिटिव एडवांटेज का सोर्स क्या है। What is the second leg of the stool? Second leg of the stool says that be a partner with a great management, right? So what we are also looking for is we are looking for great managements. अब great management मिलना अलग चीज है, एग्जीक्यूशनर मिलना बिजनेस में बहुत अलग चीज है, बट क्या वो जो बिजनेस में एग्जीक्यूशन करके शेयर होल्डर्स के साथ वेल्थ बांटेगा या नहीं बांटेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग क्वेश्चन. We are looking for the perfect combination between a great executioner and someone who will distribute the wealth with the shareholders as well, right? Because अगर आप शेयर होल्डर हैं एक बिजनेस में, तो you're essentially partners with the management. तो मैनेजमेंट को आपको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे वो अपने बिजनेस पार्टनर को करेगा. This is the second leg of the stool. And the third leg of the stool is the reinvestment criteria. Now, if I start talking about reinvestment criteria, यहाँ पे हम चार्ली मंगर का एक कोटेशन देख लेते हैं. So चार्ली मंगर says that over the long term, it's hard for a stock to earn a much better return than the business which underlies it earns. If the business earns 6% on capital over 40 years and you hold it for that 40 years, you're not going to make much different than a 6% return, even if you originally buy it at a huge discount. Conversely, if a business earns 18% on capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with a fine result. So let's understand what is the meaning of reinvestment. Suppose आज मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. सपोज आज मैं और मेरा एक दोस्त बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड उस बिजनेस में आई पुट इन 100 रुपीज ऑफ कैपिटल, एंड उस कैपिटल पे आई एम मेकिंग 30% रिटर्न. एंड नाउ व्हाट इज द री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि इस साल मैंने 100 रुपए लगाए बिजनेस में, 100 रुपीज ऑफ कैपिटल लगाया, आई मेड 30 रुपीज ऑन इट, तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास 30 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते हैं, राइट? तो वहां पे मेरे पास एक कैपिटल एलोकेशन डिसीजन है. अगर मेरे पास साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो मैं बिजनेस के अंदर अगर उस 30 रुपीज को री इन्वेस्ट करता हूँ, एंड उस 30 रुपीज री इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे भी अगर मैं 30% कमा लेता हूँ, सो दिस इज द री इन्वेस्टमेंट इक्वेशन. सो चार्ली मंगर सेज कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी दे दोगे ऐसी बिजनेसेस के लिए, पर ये बिजनेसेस अगर 25-30% अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल री इन्वेस्ट करते रहे 25-20-30% इंक्रीमेंटल कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न पे, तभी भी दीज बिजनेसेस आर अ गुड बाय एज कंपेयर टू अ बिजनेस. अगर मेरे दोस्त ने बिजनेस खोला था तो उसने 100 रुपीज कैपिटल डाला उस बिजनेस में, एंड उसका रिटर्न सिर्फ 6% था, तो अगले साल उसके पास 6 रुपए एक्स्ट्रा है, एंड इस बार भी उस 6 रुपए पे अगेन उसने सिर्फ 6% कमाया. सो दिस इज व्हाट इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग मीन्स. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव नेम्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर बिजनेस विच कैन इंट्रिंसिकली कंपाउंड देयर वेल्थ. So this is the third leg of the stool.
what is the reinvestment rate. Now with this, we'll be getting into the book review. So there are 7 key lessons that we have learned from the book. तो हम 3 and 4 lessons करके बात करेंगे. In first phase we'll discuss the first 3 key lessons and second phase में हम बाकी 4 key lessons की बात करेंगे. So what are the first 3 key lessons? So the first key lesson that we have learned from the book is importance of incremental returns and capital allocation. The second key lesson that we have learned is 2 engines of 100 baggers. And the third key lesson that we have learned from the book is studying the value chain. कि अगर एक इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो in a way we are looking at an ecosystem. And इस ecosystem में ऐसे creatures या फिर ऐसी companies होंगी जहाँ पे कुछ companies बहुत अच्छा return on capital कमाएंगी and कुछ companies उतना अच्छा return on capital नहीं कमाएंगी. तो in this video I'll try to cover 7 to 8 different value chains of industry. तो this is also this is what we'll be talking about. So coming to the incremental returns on कैपिटल. सो यहाँ पे अगर हम एक बार ये ग्राफ देख लेते हैं कि कितने CAGR पे अगर आपका 100x रिटर्न्स बनता है. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू मेक 94% CAGR देन यू गेट 100 bagger in 5 years, right? So this is a calculation taken from the book. Now if you get a 25% CAGR which many businesses have achieved in India, so you get 100 bagger in 20 years. If you get a 15% CAGR जो निफ्टी और सेंसेक्स का रेट ऑफ रिटर्न रहे, you get 100 bagger in 35 years, and so on. So one thing becomes very very clear कि जैसे जैसे आपका CAGR घटते जाता है वैसे वैसे आपके जो साल है वो बढ़ते जाते हैं 200x returns. But again, what we have to understand is that inherently we are looking for businesses which can survive and differentiate themselves, right? Because survival will ensure longevity in the formula of compounding, and differentiation would ensure rate in the formula of compounding. कि at least you keep getting a decent rate of return. Now we are not advocating कि हम ये advocate नहीं कर रहे आपको 70-80% CAGR मिले, because that is very too optimistic to make, right, these assumptions. What we are trying to find is a good to great business which can keep compounding wealth, and in a way कि वहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि प्रॉफिट पूल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे. एंड यहाँ पे वन की थिंग विच इज देयर इज अर्निंग्स ग्रोथ. एंड अर्निंग्स ग्रोथ के अगर हम एक बार सोर्सेज देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ आती कहाँ से है. सो द फर्स्ट की सोर्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ जो जहाँ से आती है दैट इज न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. सो काफ़ी बारी हमने बिजनेसेस में देखा है जो न्यू लाइन ऑफ बिजनेस ही सेगमेंट, जो न्यू सेगमेंट ऑफ बिजनेस ही सेट कर लेते हैं जस्ट टू कीप ग्रोइंग देयर अर्निंग्स. द सेकेंड की सोर्स दैट कम्स इन अर्निंग्स ग्रोथ इज जोग्राफिकल एक्सपेंशन. सो वी हैव सीन बिजनेसेस, अगर हम स्पेशली MNCs की बात करें, हम ऐसी कंपनीज की बात करें जो US में लिस्टेड हैं. सो मेनी ऑफ दीज कंपनीज हैव हैड 100x रिटर्न्स व्हेन मोस्ट प्रॉब्ली दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू द इंटायर वर्ल्ड. माने अगर आज हम Amazon की बात करते हैं, Apple की बात करते हैं, सो दे आर नॉट ओनली सर्विंग कस्टमर्स इन US, दे आर सर्विंग कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंडिया में भी लोग Apple का फोन लेते हैं, इंडिया में भी लोग Amazon से शॉपिंग करते हैं, राइट? सो दिस इज द सेकेंड की सोर्स, बिकॉज दिस जस्ट एक्सपैंड्स द साइज ऑफ योर अपॉर्चुनिटी. कि आप सिर्फ एक ज्योग्राफी में लिमिटेड नहीं है, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे हैं. What is the third key source of earnings growth? Third key source comes from growth in the end user industry, and fourth key source is client mining. अगर हम B2B businesses की बात करें, so suppose आजकल हम chemical businesses की बहुत बात करें, right? तो chemical business में एक key tailwind और भी आ रखी है कि इंडिया की pharmaceutical और agrochemical industry बहुत अच्छा कर रही है. तो जो भी intermediate suppliers हैं, जैसे हम बाद में वीडियो में value chains पढ़ेंगे, तो जो भी intermediate suppliers हैं या जो भी chemical companies हैं, they are doing well as a result of this. राइट. एंड अगर हम क्लाइंट माइनिंग की बात करें तो काफी ज्यादा हमने IT बिजनेसेस में ये देखा है, यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, एंड उस दैट स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट eventually turns into a bigger contract if you are able to win the trust of the client. So this is also one key source of earnings growth. What is the next key source? Next key source is taking away market share, industry growth and management execution. So inherently in India में अगर आप ऐसे businesses देखेंगे जो अपनी sales 15% से ज़्यादा पे grow कर रहे हैं, so they are taking away market share because our GDP, if I just consider the nominal GDP as well, we grow at 9 to 10%. अगर कोई बिजनेस 15-20% पे अपनी सेल्स ग्रो कर पा रहा है, दिस मीन्स इन अ वे दे आर टेकिंग अवे समवन एल्सेस मार्केट शेयर और दे आर क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट इन इटसेल्फ.
And then next key source that we talk about is management execution, and apart from that industry growth. तो कुछ इंडस्ट्रीज ही ऐसी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल्स ही बहुत लो हैं, एंड जब वहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ रही होगी, जैसे हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करेंगे जो हमें कुछ एक दो पसंद भी आती है, तो जब पेनिट्रेशन बढ़ रही होती है तो इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आ जाती है. So this is another key source. Management execution की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? Because in some companies the management is such high quality in nature that they are able to keep finding new opportunities to keep redeploying incremental capital. माने अगर आपने 100 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करा था एंड आपने 30 रुपीज आपने नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाया, अब आपके पास ऐसी आपके पास लिमिटेशन हो गई है कि जिस ज्योग्राफी में आप हैं वहां से आप और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते. सो देयर आर सम मैनेजमेंट्स व्हिच कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू कीप एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ द पाई. तो वो उस 30 रुपीज को भी लेके कहीं और री इन्वेस्ट कर देंगे एंड उस पर सेम रेट ऑफ रिटर्न कमा लेंगे. तो वील टॉक अबाउट we'll also cover such case studies in the video itself. And the next two key sources of earnings growth are value migration, tailwinds and capex. So capex is more of a leading indicator. तो capex की हम ROCE इन सब में भी बात करेंगे. तो tailwinds are very very important. So there are some industries which are growing at a faster rate than the GDP itself. So just to give you an example, India में जो efficient banks हैं, like the large banks, many of them have grown their loan book at more than 15, 16, 17% CAGR for last 10, 15 years. HDFC Bank used to grow at 25, 30% at a time, which the growth rate has come down to 20, 22% and 17, 18% recently. But still it is well above the GDP, right? So this is again a very interesting trend. There are tailwinds in the financial sector as well. There are tailwinds in the chemical sector. There are tailwinds in the pharma sector. There are tailwinds in the contract research and manufacturing space. And there are also tailwinds in the animal pharma space, right? So this is what we are looking for. And the last one which we talked about was of value migration. तो value migration में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे key trends चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर. So these are the key sources of earnings growth. Now this was our first key learning from the book, that you need to have earnings growth in the business, because only earnings growth and अगर आप अच्छा ROCE maintain कर पाते हैं, only that will ensure sustainable value creation for the shareholders. Now, linked to incremental returns on capital and earnings growth is a question of capital allocation. And capital allocation में we'll be studying 2 or 3 companies in Indian context as well. So, what is capital allocation? So basically, आपने 100 रुपीज कमाए, नेक्स्ट ईयर आपके पास आपने 100 रुपीज लगाए बिजनेस में, नेक्स्ट ईयर 30 रुपीज आए. अब बस 30 रुपीज के आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं. सो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप कोई न्यू बिजनेस सेगमेंट सेटअप कर लें. एक डिसीजन आप ले सकते हैं कि आप एक्विजिशन कर लें. थर्ड डिसीजन विच यू कैन टेक इज दैट आप अपनी कंपनी का शेयर बायबैक कर सकते हैं. फोर्थ डिसीजन दैट यू कैन टेक इज दैट आप जो भी शेयर होल्डर्स है बिजनेस में उनको डिविडेंड दे सकते हैं. वन मोर इज डीलेवरेजिंग, माने आप अपनी कंपनी के डेट कम कर सकते हैं. फिर आप अपने करंट बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू कैपेक्स, R&D एंड एडवर्टाइजमेंट. So these are inherently the capital allocation choices that the management has. And capital allocation is very very closely linked to your return on capital employed, your return on invested capital, and जो free cash flow generation होती है at the end of the day business की, जिसकी वजह से हम businesses को value करते हैं. तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, just to give you an example कि कैसे डिफरेंस आता है. तो यहाँ पे एक कंपनी है by the name of Amaron, Amara Raja Batteries, and there is another company by the name of Exide. तो batteries is again बहुत ज्यादा ओलिगोपोलिस्टिक है, बहुत कम कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे. बट एक्साइड ने क्या करा कि एक्साइड ने 2008, 9, 10, 11 के आसपास अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी रखी कि वो सिर्फ OEMs को टारगेट करेंगे. एंड मोर ओवर एक्साइड ने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस खोल लिया. नाउ दिस वाज अ कैपिटल एलोकेशन डिसीजन विच वी स्टिल कैनॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज एक एक कार में बैटरी लगाने वाला या व्हीकल्स में बैटरी लगाने वाला लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस खोला है, which doesn't make sense for us. Whereas Amaron purely focused on battery segment and they targeted the replacement markets. So as you can see, अगर हम दोनों businesses की returns compare करें from 2008, 9 to 2015, 2016, you will see a difference that Exide has been mostly flat, whereas Amara Raja has given a 40 to 50 bagger in this period.
So this is a question of capital allocation. Amara Raja focused on the business, whereas Exide started a new business segment, and moreover new business segment में life insurance business में upfront investment बहुत ज़्यादा है. आज भी Exide life insurance hasn't broken even, right? आज भी कुछ आज भी loss making है. So this is the first key difference. सेकेंड की डिफरेंस कम्स, अगर हम यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं नवीन फ्लोरिन की. सो नवीन फ्लोरिन्स मैनेजमेंट डिसाइडेड टू वेंचर इनटू हाई वैल्यू एडेड बिजनेस. तो पहले इनका जो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का बिजनेस है एंड जो इनका जो रेफ गैस का बिजनेस था, तो यहाँ पे क्या था, ये बहुत लेगेसी बिजनेस था, यहाँ पे कमोडिटाइज बिजनेस था. बट 2000 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा स्पेशलिटी केमिकल्स का, एंड 2011 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करा. नाउ स्पेशलिटी केमिकल एंड क्रैम्स का जो इनका बिजनेस है, दिस इज हायर मार्जिन बिजनेस एंड दिस इज मच मोर स्टेबल बिजनेस, एंड इन दोनों इंडस्ट्रीज में टेलविंड्स भी हैं. तो आज हम देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इनका लेगेसी बिजनेस है और इनका जो हाई वैल्यू एडेड बिजनेस है, हाई वैल्यू एडेड बिजनेस का जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल्स, दैट हैज क्रॉस द लेगेसी बिजनेस. एंड मोर ओवर व्हाट वी कैन सी इज, तो पहले इनका जो बिजनेस सेगमेंट था, अब इन्होंने एक और बिजनेस सेगमेंट लगाया HPP का, दैट इज हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, जो इनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है. यहाँ पे भी दे विल बी मेकिंग 20-22-25% ROCE. अगेन दिस जस्ट शोज यू द कैपिटल एलोकेशन चॉइसेस ऑफ द मैनेजमेंट. So over here, new business segment came into being, and this new business segment had higher margins. अगर किसी को हमारी नवीन फ्लोरिन की वीडियो देखनी है तो आप देख भी सकते हैं. एंड बार बार मैं केमिकल कंपनीज या फिर हम इन कंपनीज की बात भी करेंगे केस स्टडीज में, और बिकॉज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टेलविंड्स चल रही है. एंड ऑन 27th of December we are also doing a webinar on the chemical industry where we will be covering the entire value chain. हम यहाँ पे देखेंगे कौन से प्लेयर्स में ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल बनते हैं, एंड वी विल ऑल्सो बी सीइंग a lot of small players which are trying to get into the high end chemical business. माने अगर आज वो upstream players हैं, so they are trying to enter the downstream, जो शायद से 3-4 years बाद हमें बहुत ज़्यादा visible हो जाएगा. So link to the webinar has been posted in the comment section below. Now coming to next business जिसने बहुत अच्छी capital allocation करी है, is by the name of APL Apollo Steel Tubes. तो यहाँ पे अगर हम APL Apollo Steel Tubes की production capacity देखते हैं, so production capacity has scaled in 2009. This was at 230,000 tons per annum. Now this has increased to somewhere close to 25 to 26 lakh tons per annum in 2020. So within 10 years, अब just imagine last decade में infrastructure segment hasn't done well, construction hasn't done well, जहाँ पे 65 to 70% इनका business इसी segment से आता है. They have been able to multiply their capacities by almost 10x, right? तो दिस जस्ट शोज अस सुपीरियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हम जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रिगर्स थे उसको कैपिटल एलोकेशन के साथ मैरी कर रहे हैं. तो अर्निंग्स ग्रोथ में क्या था, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन. कैपिटल एलोकेशन में क्या था, फोकसिंग ऑन द करंट बिजनेस. सो ओवर हियर 10x जो उन्होंने प्रोडक्शन एक्सपैंड करी है, एंड मोर ओवर यहाँ पे दे हैव कंसिस्टेंटली ग्रोन देयर वॉल्यूम्स एट 20% प्लस. So entire industry has grown at 8-9%, but APL Apollo has gained market share from its competitors. So again, this is a very, very interesting trend, and this just shows us why capital allocation is very, very important. Another example of capital allocation is IT businesses. तो आज इंडिया में IT businesses बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं. इफ आई टॉक अबाउट द लार्ज IT कंपनीज, पर इनके पास कैश जनरेशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि इनका ROC बहुत ज़्यादा है. सो व्हाट दे डू इज दैट दे कीप डूइंग स्टॉक बायबैक्स. तो अपने स्टॉक को ही बार बार ये वापस खरीदते रहते हैं. आप बार बार न्यूज़ में देखते हैं कि कभी विप्रो का आ रहा है, कभी इन्फोसिस का आ रहा है स्टॉक बायबैक, कभी TCS का आ रहा है. रीजन बीइंग बिकॉज इतना पैसा चाहिए ही नहीं इस बिजनेस के लिए. So they keep doing stock buybacks. So this was the capital allocation bit. So coming to the second key source of learning is that if two engines of 100 baggers. So the first engine is PE re-rating and the second engine is earnings growth. तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखते हैं वेरिएंट परसेप्शन का मेंटल मॉडल देखते हैं. सो व्हाट वेरिएंट परसेप्शन सेज बेसिकली इज कि यू नीड टू हैव अ व्यू अबाउट द बिजनेस दैट इज डिफरेंट दैन दी अदर्स. एंड ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, ओनली इफ दैट बिजनेस फॉल अंडर योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. माने आप उस बिजनेस के की वेरिएबल समझ सकते हो. तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सोर्सेज ऑफ वेरिएंट परसेप्शन है. वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज, वन इज डी मर्जर, थर्ड इज मैनेजमेंट चेंज, फोर्थ इज इंडस्ट्री साइकिल, कॉस्ट रिडक्शन, मार्जिन एक्सपेंशन, प्रोडक्ट मिक्स चेंज एंड कैपेक्स. एंड अगेन
पी री रेट कब होती है? व्हेन आपका जो वैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल वेदर द पी री रेट्स और नॉट, बट इफ स्ट्रक्चरली बिजनेस हायर इंक्रीमेंटल कैपिटल जो जहाँ पे हायर रिटर्न और इंक्रीमेंटल कैपिटल आता है, अगर वैसे सेगमेंट्स में जा रहे हैं तो स्ट्रक्चरली द बिजनेस का जो परसेप्शन है दैट री रेट्स इन द मार्केट एंड विच लीड्स टू पी री रेटिंग. So some people have this philosophy of buying very cheap stocks and they're just looking at the business and they're looking for these sources of variant perception कि कहाँ पे ये triggers play out कर सकते हैं. तो यहाँ पे let me just give you an example of a business by the name of Avanti Feeds. So अवंती फीड्स में कौन सा वेरिएंट परसेप्शन प्ले आउट करा था? बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्री साइकिल. तो 2009 एंड 10 के आसपास वियतनाम एंड थाईलैंड विच वर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ श्रिम्प, वहां पे EMS नाम की श्रिम्प के अंदर एक डिजीज लग गई थी. तो क्योंकि वहां पे डिजीज लग गई थी एंड दे वर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ वैक्यूम इन द मार्केट. माने एक मार्केट के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया था क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया. एंड यहाँ पे हुआ क्या कि इंडिया में जो श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे अगर हम अवंती फीड्स की बात करते हैं, तो अवंती फीड्स की अगर इफ वी जस्ट लुक एट द सेल in this period, the sales went up from 90 crores all the way to 3393 crores within a period of 7 to 8 years. तो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर ही एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था. Now it becomes very difficult to judge because industry structure जब change होता है तो sometimes the industry structure change is permanent, but whereas sometimes the industry structure change is not so permanent. तो अवंती फीड्स के केस में मेरे को पर्सनली क्या रिस्क लगता है बार बार कि श्रिम्प्स के अंदर डिजीज लग जाती है. दीज जो भी डिजीज लगती है दीज आर लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स. अगर एक श्रिम्प के अंदर डिजीज लग गई तो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है एंड दिस कैन एक्चुअली वाइप ऑफ द इंटायर श्रिम्प पॉपुलेशंस. तो पहले इंडिया टाइगर श्रिम्प को ग्रो करती थी, अब शायद से एल वानमाई श्रिम्प को करती है. तो टाइगर श्रिम्प के अंदर डिजीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एंड प्रोडक्शन इश्यूज थे. जो एल वानमाई श्रिम्प है इसके अंदर इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव एक्चुअली स्टेड अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. तो हमने 2015-16 से वी हैव जनरली स्टेड अवे. बट जस्ट टू शो यू द पावर ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो दिस इज व्हाट हैपेंस. Companies like Deepak Nitrite, Atul Limited, Aarti Industries in last 6-7 years have given 15-20x returns, right? Because industry structure has changed. Companies are looking for China plus one. Import substitution is happening. Companies are planning to de-risk their supply chain from China. So this is why industry structure change is very important. And these companies originally you were getting at single digit PE multiples, and since earnings have grown and यहाँ पे ROIC profile, ROC profile भी improve हुआ है, over a period of time these businesses have re-rated. माने अगर हम दीपक नाइट्राइट का example लेते हैं, so this business used to trade at single digit PE multiples. Today it has gone to 20-22 times and earnings have grown massively as well. आरती इंडस्ट्रीज के केस में भी सेम है, अतुल के केस में भी सेम है. सो दिस इज व्हाई इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स मैटर. एंड मोर ओवर अगर हम पेंट्स इंडस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा है एकदम. यहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर फॉर द लास्ट 3-4 डेकेड्स हैज बीन फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 4-5 प्लेयर्स. तो यहाँ पे आई थिंक समवन ऑल्सो पोस्टेड ऑन ट्विटर, अगर हम एक्सो नोबल का एग्जाम्पल देखते हैं, सो एक्सो नोबल इज द 3rd और द 4th लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री. आई थिंक 4th लार्जेस्ट है, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द 4th लार्जेस्ट इन लास्ट 20 years, even Akzo Nobel has created wealth. Reason being industry structure and concentrated profit pools, right? And the two engines जिनकी हमने बात की थी, PE re-rating and earnings growth. So this was our second key learning. The third key learning that we had from the book is the importance of studying the value chains. तो इस example में we'll be studying the value chains of 5 to 6 industries. So let's first look at electricity value chain. So electricity value chain में we find there are companies who are into generation business, then there are companies which are into transmission business, then there are some companies which are there in the distribution business, and then eventually at the end the consumption happens. So generation, transmission, distribution and consumption. And what we personally prefer like in this sector is that we like businesses which are in the exchange business, माने जो electricity का exchange में facilitate करते हैं. So there is one company by the name of Indian Energy Exchange जिसका हम stock analysis maybe soon in next 4 to 5 weeks भी बनाएंगे. So Indian Energy Exchange अगर हम पूरे sector को पढ़ेंगे तो electricity business में your ROCs are pretty bad because यहाँ पे जो business के अंदर
स्ट्रक्चरली इम्पेयरमेंट हो रखा है, माने यहाँ से गवर्नमेंट की साइड से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आरओसी इनका 10, 12, 13% से ज़्यादा नहीं बन पाता। Whereas IEX is a business which is making more than 40-50% ROC। अगर मैं कैश एडजस्ट कर दूँ शायद से बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एसेट तो है ही नहीं, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे if we just look at the share of power exchanges globally, तो exchange market as a percentage of total demand globally in suppose if I talk about Germany, it is at 49%. Now if we talk about India, it is at 5%, right? So this just shows us the size of opportunity that is there for players like IEX. One more value chain that we can study is that of coffee. So coffee में there is a company by the name of CCL Products which is into processing of coffee. So this is how the value chain looks. So there is planting, harvesting, processing, drying, milling of the beans, export of the beans, roasting and grinding, and brewing of the coffee. Now if you look at the value chain, the highest return on capital is made by the processing companies, because most amount of value addition happens over here. Good processing companies can make the highest value addition. तो यहाँ पे अगर हम CCL products के margins देखते हैं, so margins have been relatively stable for last 10-12 years. Wherever the margins are stable, that just shows that you have some kind of pricing power, because पीछे से raw material की जो fluctuation है, at least you can pass that on easily to the end consumer. Now coming to another value chain is that of amines industry. तो अगर हम अमाइंस इंडस्ट्री की यहाँ पे वैल्यू चेन करते हैं स्टडी, सो वी गेट टू नो दैट यहाँ पे फीड स्टॉक यूज होता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल, अमोनिया, मेथनॉल, राइट। आप हमारी अल्काइल अमाइंस की वीडियो भी देख सकते हैं अगर और डिटेल में समझना आपको। देन अमाइंस बनते हैं फोर टाइप्स के, तो देयर इज aliphatic amines, there are methyl amines, there are fatty amines, and there are alkanol amines, and there are ethylene amines as well. तो यहाँ पे what interests us is aliphatic amines, right? एंड फिर इसके डेरिवेटिव्स भी बनते हैं बाय द नेम ऑफ DMA HCl, जो बहुत ज़्यादा जो आपकी मेडिसिन है बाय द नेम ऑफ मेटफॉर्मिन के अंदर यूज होते हैं, जो विच इज़ यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। फिर DMF है, फिर MDA है। एंड एंड मार्केट क्या है यहाँ पे? फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल एंड वाटर ट्रीटमेंट। नाउ व्हाई डू वी लाइक दिस इंडस्ट्री? हमने वैल्यू चेन तो देखी इनकी एक बारी कि ये फार्मास्यूटिकल में भी जो बल्क ड्रग्स है उसके अंदर यूज होते हैं। सो अगेन जस्ट हेल्प्स यू टू क्लासिफाई इंडस्ट्रीज कि कहाँ पे एलिफैटिक अमाइंस का यूसेज है। एंड यहाँ पे अगर हम इनका यहाँ पे एक बारी देखते हैं कि हम बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस दोनों का एक बारी सेल्स ग्रोथ देखते हैं, so we get to know that sales have grown pretty consistently. Even in alkyl amines case, the sales have become almost 5x in the last decade, and Balaji amines के case में sales have almost become 3.5 to 4x के आसपास। And अगर हम operating profit growth देखते हैं, in alkyl amines case this has been close to 8 to 9x, and even in Balaji amines case this has been close to 4 to 5x. So this is just very very interesting because amines industry is oligopolistic in nature. यहाँ पे सिर्फ दो कंपनीज ही हैं जो aliphatic amine segment में, that is alkyl amines and Balaji amines, and both of these companies have been able to keep earning more than 20-25% ROC for a consistently long period of time. बट यहाँ पे आज जो थोड़ी सी शायद से एंटी थीसिस पॉइंटर्स हैं हमने अल्काइल अमाइंस की वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं जो आप देख सकते हैं, बट दिस जस्ट शोज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग द वैल्यू चेन्स, जो वो बुक के अंदर हमें बताते हैं कि आपको वैल्यू चेन्स पढ़नी चाहिए। लाइक वन मोर बिजनेस दैट वी कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू चेन्स इज दैट ऑफ श्रिम्प फीड। तो श्रिम्प फीड बिजनेस में क्या होता है? आपकी हैचरीज हैं, देन श्रिम्प फार्मिंग होती है, फिर श्रिम्प फीड कंपनीज हैं, देन देयर आर प्रोसेसिंग कंपनीज, एंड देन द वैल्यू एडिशन हैपेंस। And the highest amount of return on capital again is made by the feed business. तो जहाँ पे जो shrimp feed manufacturers like Avanti Feeds and all, these companies make very high ROCEs. यहाँ से जैसे हम Avanti Feeds का ROCE देख सकते हैं। शायद से अभी इंडस्ट्री सिक्लिकल डाउनटर्न के थ्रू जा रही है, बट वी प्रेफर टू स्टे अवे, जो हमने पहले रिस्क की बात करी थी। तो दिस अगेन शोज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग वैल्यू चेन्स। यहाँ पे देयर इज वन मोर कंपनी बाय द नेम ऑफ वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। अगर हम केमिकल्स की बात कर ही रहे हैं, सो इवन वैलिएंट ऑर्गेनिक्स हैज अ वेरी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। तो ये न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ रहे हैं। मोर अगर हम आदि इंडस्ट्रीज की बात करते हैं विच इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, वहाँ पे भी दे हैव प्लेड दिस स्ट्रेटजी ऑफ इंटीग्रेशन। सो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स ऑल्सो सीम्स very interesting, and so this is why studying the value chain matters a lot. Now coming to the next 4 learnings.
सो द फोर्थ की लर्निंग इज बिटवीन एजेंट मैनेजमेंट्स एंड ओनर ऑपरेटर्स. सो जो हम ओनर ऑपरेटर्स की बात करते हैं, सो दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स हु हैव पर्सनल वेल्थ एट रिस्क. दे आर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड. पर्सनल वेल्थ एट रिस्क बेसिकली यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो देर इज दिस मेंटल मॉडल ऑफ स्किन इन द गेम. सो दे हैव स्किन इन द गेम. अगर स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे जाता है तो इन प्रमोटर्स को सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड है. तो हमने जैसे विनीति ऑर्गेनिक्स में देखे हैं, दे हैव मोर देन 70% ऑफ देयर इंटायर होल्डिंग इन द कंपनी. इवन अल्काइल अमाइन 73-74% in the company itself. So again, personal wealth at risk. सेकेंड इज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स. इफ आई टॉक अबाउट द मुरुगप्पा ग्रुप, तो मुरुगप्पा ग्रुप का अभी रिसेंटली एक टीवी पे इंटरव्यू भी हुआ था. सो दे आर दी ओनर्स ऑफ चोलामंडलम एंड जो अगर हम इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी भी एक्वायर करी है बाय द नेम ऑफ जीई पावर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स. सो दैट इंटरव्यू वाज वेरी वेरी गुड in terms of it gives you an insight कि मैनेजमेंट कैसे सोचती है बिजनेस बारे में. सो मैनेजमेंट क्वाइट वेरी क्लियरली सेज कि हम बिजनेस 10, 15, 20 साल के होराइजन से करते हैं. वी हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म आउटलुक. तो जब आप ऐसे ओनर ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं, सो यू आर एटलीस्ट अश्योर्ड कि यू आर पार्टनरिंग विद समवन हु इज वेरी पेशेंट एंड हु इज वेरी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड. एज अ डिस्क्लोजर, वी डू नॉट ओन एनी स्टॉक in this group, but this seems very interesting because this group has a very clean and consistent track record. So the third key attribute about the owner operators is that these guys are superior at value creation, and sometimes they also look for opportunistic acquisition. So again, अगर हम opportunistic acquisition की बात करें, this reminds me of Kotak Bank's acquisition of ING Vysya Bank. So again, this was a very interesting acquisition because it expanded Kotak Bank's geographical footprint, right? Another very shrewd acquisition in my opinion was Navin Fluorine acquiring Manchester Organics. Because Manchester Organics को acquire करने के बाद Navin Fluorine का जो मॉलिक्यूल का कैटलॉग था वह 50 to 55,000 के आसपास पहुंच चुका है. So again, this was a bolt-on acquisition. Another key acquisition which was very interesting was PI Industries acquiring Isagro. तो Isagro को लास्ट ईयर इन्होंने एक्वायर करा था एंड उसका EV अपॉन EBITDA मल्टीपल वॉज हार्डली एट 2.5 to 3 times. एंड आज उसका इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 40% का दिया है, 40-50%, एंड आई थिंक 80-90% नेक्स्ट 1 या 2 years में ले जाएंगे. So this again is a very very shrewd acquisition, right? So promoters who have skin in the game, they are looking to allocate capital very very reasonably and in a very very shrewd way. So these are some of the very very interesting capital allocation decisions. Now coming to agent managements, तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा है बार बार कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रही, बार बार गवर्नमेंट को आगे उनको रिकैपिटलाइज करना पड़े. सो सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे इंसेंटिव्स की प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉइज के साथ इंसेंटिव की प्रॉब्लम है, पूरे कल्चर के अंदर ही प्रॉब्लम है, एंड यहाँ पे सिस्टम का भी पूरा फेलियर है, राइट? क्योंकि एनपीएस इतने आपके बढ़ते जा रहे हैं, मोर ओवर आप उनकी बहुत सालों तक रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे. तो हमने यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री पे भी वेबिनार करा था जिसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ बैंक, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड द entire history of the banking sector. So link to the webinar has also been given in the comment section below along with the chemical sector link. And यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, तो यहाँ पे जो एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं. So some of the common patterns are agent managements are very very focused on quarterly earnings. Second thing is they are very compensation focused, क्योंकि उनकी compensation is again linked to sometimes to the stock price जब उन्हें ESOPs मिलते हैं, that is employee stock options. And third is agent managements are very very focused on flashy acquisitions. So over here, like I won't name the business, but there is a business which did a very flashy acquisition in Indian context by acquiring a football club. So it just doesn't make sense for us to look at such businesses because it's a flashy acquisition at the end of the day, because running a football club is not a great business. It's a very asset heavy business, and moreover अपने core area से focus करके getting into such territories, it just seems just uncharted to us. हमें इसमें कोई sense नहीं दिखती. So this is the fourth key learning for us. फिफ्थ की सोर्स ऑफ लर्निंग दैट इज देयर फॉर अस इज द सोर्सेज ऑफ रिस्क कि इन्वेस्टर्स कैपिटल कैसे लूज करते हैं.
So Warren Buffett keeps on saying that there are only two rules in investing. So how does those two rule get broken? First is कि वहाँ पे accounting fraud आ जाए उस कंपनी के अंदर. तो accounting fraud में we have actually discussed our parameters in a Q&A video. तो वहाँ पे वो जो हमारे parameters हैं इनका बहुत ज़्यादा डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं. तो आपको accounting fraud से दूर रहना है. And secondly, you have to stay away from companies which take on a lot of debt. And third thing, which is in our interpretation, is you have to stay away from companies where industry is structurally impaired. Just let me give you an example. So there is a company by the name of Shoppers Stop. So Shoppers Stop is an MBO, that is multi-brand outlet. तो मल्टी ब्रांड आउटलेट में आजकल प्रॉब्लम क्या चल रहा है, अगर हम इस केस में बात करें स्पेशली, कि यू हैव टू इंक्रीज योर प्राइवेट लेबल शेयर, माने आपको अपने ब्रांड का ही शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर मार्जिन ज्यादा होते हैं. एंड मल्टी ब्रांड आउटलेट में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अब इतने सारे ब्रांड्स कैरी कर रहे हैं तो ई कॉमर्स सबसे पहले एमबीओ आउटलेट्स को डिस्टर्ब करेगा. देयर आर टू रीजंस फॉर दिस. क्योंकि अब इतने सारे ब्रांड्स कैरी कर रहे हैं तो आपका जो आपके वेंडर्स हैं उनके साथ जो बार्गेनिंग पावर है वो भी बहुत वो कम हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक ब्रांड को बहुत ज्यादा बल्क में परचेज नहीं कर सकते. एंड सेकेंडली क्या होता है कि आपके जो प्राइवेट लेबल्स है उनके लिए आपके स्टोर के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाती है. तो अगर हम ट्रेंट की बात करते हैं, विच इज द ओनर ऑफ वेस्ट साइड ब्रांड, तो ट्रेंट हैज 99% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम इट्स ओन प्राइवेट लेबल्स, क्योंकि उनके स्टोर में उनके प्राइवेट लेबल जो लेबल्स हैं उन्हीं को एक्सपोजर ज्यादा है. Whereas Shoppers Stop के केस में this has been a structural impairment in the business itself. So they will have to increase their online presence over a period of time, or they have to increase their private labels. Because brands के अंदर e-commerce ने बहुत ज़्यादा disruption कर दिया है. Because in Indian context, the online fashion e-commerce is growing at 30% CAGR, which is far higher than the offline market. So this is why you have to avoid companies where industry structure is structurally impaired. So this is the fifth key learning. So the sixth key source of learning is different source of competitive advantages. अगर आपको अपने ROIC को maintain करना है, so you need to have two things. First that you need to have a competitive advantage, and second thing is you need to grow your earnings on top of it. So what are the different sources of competitive advantage? So different sources are, first one is switching cost. Second is taste. Third is economies of scale. Fourth competitive advantage is regulatory based. Fifth is based on location based advantage. Sixth is ownership of a proprietary asset. Seventh is brand. Eighth is network effects. Ninth is distribution, and 10th is technical know-how. So just to give you an example, if I just talk about PI Industries again. So PI Industries is doing contract manufacturing for patented molecules, right? तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक बिफोर दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैपेंस, राइट, एंड आपको जो पूरा उसका प्रोसेस स्केल अप है फ्रॉम किलो टू टन, वो भी आपको अपनी लैब्स में करना पड़ता है. सो दिस क्रिएट्स स्विचिंग कॉस्ट because MNCs only want to have one or two, like not more than two vendors for their products. नवीन फ्लोरीन का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वहाँ पे भी they are setting up a multi-purpose plant for 5 intermediates. And in 5 intermediates में से भी 3 to 4 intermediates ऐसे हैं जहाँ पे नवीन would be the second supplier. So again, just gives you an idea about the switching cost built into the business model. And यहाँ पे technical know-how कैसे आ जाता है? If I just talk about these companies, is that these companies in a way have built very, very complex chemistry processes, which is not easy for someone else to come in and like do the same kind of manufacturing. So again, this brings in the element of technical know-how. ब्रांड्स में हम देखते हैं, सो ब्रांड्स में लाइक अगर हम आयशर की बात करते हैं, इफ आई जस्ट कंपेयर टू अदर बाइक्स, सो दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत अपने आसपास लोगों में देखी भी है. अगर मैं किसी को बोलूँ टाटा नैनो ले ले, तो अगेन ही विल से कि नहीं, उस गाड़ी में इतना मेरे को लगता नहीं है कि इतना स्टेटस आएगा. या तो अगर हम जैसे मैं अपने जो फादर है उनके ऑफिस के लोगों से भी बात करता हूँ, तो सब ने ऑलमोस्ट बुलेट ले रखी है. रीजन बीइंग क्योंकि बुलेट चलाते हुए उन्हें अच्छा लगता है. इवन दो बुलेट इज ऑफ द सेम प्राइस ऑफ अ टाटा नैनो, बट बुलेट का एक ब्रांड वैल्यू है एज कम्पेयर टू अ टाटा नैनो. सो व्हेन पीपल कैन पे अप फॉर अ ब्रांड, देन दैट ब्रांड एक्ट्स एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर यू, राइट. And अगर second part of this equation is longevity of growth. तो soon I'll be making a video on size of opportunity, and size of opportunity में again जैसे हमने एक बार इंडस्ट्री एनालिसिस करा था, इस बार हम और भी इंडस्ट्रीज का बहुत डेप्थ में एनालिसिस करेंगे. So this is the 6th key learning.
सो द लास्ट की लर्निंग फ्रॉम द बुक विच वी कैन अप्लाई इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसकी हमने क्या कॉमन पैटर्न्स देखे हैं बुक में जो इंडिया में प्ले आउट कर रहे हैं, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। बट बिफोर दिस एक बुक में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कभी भी अगर जब बुल मार्केट आती है और कभी कभी बेयर मार्केट आती है, तो नेवर लेट बेयर मार्केट डिस्टॉर्ट योर जजमेंट अबाउट अ बिजनेस। क्योंकि बेयर मार्केट से क्या होता है, आपके दिमाग में रीसेंसी बायस आता है, ये भी रिसेंटली हुआ है। तो रीसेंसी बायस की वजह से आपके जो यू कैन नॉट जस्ट सेंस दी अपॉर्चुनिटीज, माने जो अपॉर्चुनिटीज है उस टाइम पे आप उनको सेंस नहीं कर पाते। So again, this is a very very important thing that you have to stay objective. Whether it's a bull market or it's a bear market, your focus should be on the business. आपका focus business पे ही होना चाहिए rather than the stock, what the stock price is doing again and again. So what are the common patterns of 100 baggers which we think are there? So the first common pattern is size of opportunity. साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं। फिर कैपिटल एलोकेशन अच्छी होनी चाहिए मैनेजमेंट की। सो हमें ऐसी मैनेजमेंट चाहिए विच कैन एग्जीक्यूट। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द सप्लाई साइड, एंड जो हमने साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करी थी दैट इज मोर ऑन द डिमांड साइड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सप्लाई साइड। तो इफ यू अंडरस्टैंड बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड, वी एंड अप अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। Again is emerging or expanding moat. तो again I think I'll make a video on this topic कि कब हम बता सकते हैं कि मोट इमर्ज कर रहे हैं या कब हम बता सकते हैं मोट में एक्सपेंशन हो रही है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो हमने बुक से सीखी। एंड लास्ट इज इंक्रीमेंटल ROC शुड बी ग्रेटर देन हिस्टोरिकल ROC और शुड बी द सेम। So these are the key patterns which we are seeing in different companies which have done well over a period of time. And आज हमें future opportunities कौन कौन से सेक्टर में दिखते हैं एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। So the first sector in which we see that there is a lot of future opportunity is contract research and manufacturing services in both pharmaceutical and agrochemicals. यहाँ पे जब हम chemical industry के वेबिनार में I'll be talking about a few mega trends which are playing out. जब हम इंडस्ट्री को माइक्रो में जाके करेंगे तो बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे प्ले आउट कर रहे हैं which are not visible to the naked eye as of now. सेकेंड इज केमिकल इंडस्ट्री, जैसे हमने बात पहले भी करी थी। थर्ड इज बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर। देन बिल्डिंग मटेरियल में अगेन लाइक देर आर 2 or 3 segments which we find very very interesting. Fourth is platform and exchange businesses. Fifth is pharmaceutical, but in pharmaceutical we like actually personally again this is not a disclosure, we only track very very limited companies. Then one is animal healthcare. Animal healthcare is again something which I equate to amines itself, because यहाँ पे भी just like amines industry, supply side is very very concentrated. इंडिया में 3 listed companies से ज़्यादा है नहीं animal pharma में, and उसमें से भी एक ही player ऐसा है जो formulation के अंदर है by the name of Sequent Scientific. And फिर second last is insurance. Insurance में we are trying to build a circle of competence. It's as of now not there. तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस we will try to cover soon, right? And last one is well run banks, NBFCs and HFCs. So these are the opportunities that we are seeing today. तो यहाँ पे अगर इंडिया में just to give you an example, अगर हम mortgage penetration देखते हैं and if we compare to rest of the world, तो इंडिया में mortgage penetration आज सिर्फ 10% के आसपास है. Whereas if we compare this to Hong Kong, it is at 45%. In China, this is at 18%. In Thailand, this is at 20%. So again, जो mortgage penetration है वहाँ पे बहुत अच्छी size of opportunity है. So there are mortgage financiers like Aavas financiers which are providing small ticket loans. तो यहाँ 9-10 लाख रुपीस से ऊपर के लोन नहीं दे रहे. And again, even here size of opportunity is massive for them because only 10% mortgage penetration है. And Aavas Financiers is a company which has been able to maintain its asset quality as well. And I do not think so कि इनको capital raise करना पड़ेगा because they are very very well capitalized. अगर आप इनका tier 1 और tier 2 capital ratio है, if you just check it, it is very very well capitalized. And like one more opportunity that we see today is in the chemical industry. तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री में मार्केट शेयर हैज बीन राइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज ड्यू टू 3 or 4 ट्रेंड्स विच आर प्लेइंग आउट. वन इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज चाइना +1, थर्ड की trend which is playing out is that India is emerging as a partner for the entire world in manufacturing of intermediates or complex intermediates. So these are a couple of trends which are playing out.
एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो देर आर मेनी लिस्टेड कंपनीज विच यू कैन प्ले दिस थ्रू एंड सम ऑफ द स्मॉल कंपनीज विच आर डूइंग अ लॉट ऑफ कैपेक्स. वन ऑफ देम इज वैलिएंट ऑर्गेनिक्स जिसपे हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा है. सो दे आर गेटिंग इनटू पैरामीनोफिनॉल विच इज अ सॉल्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पैरासीटामोल. एंड इंडिया आज भी 350 to 400 करोड़ का जो पैरामीनोफिनॉल है हर साल इंपोर्ट करती है. सो अगेन an interesting opportunity. There are players like Fine Organics which have done a lot of capex, and moreover there are players like Neogen Chemicals, right? So again a very interesting sector, and यहाँ पे भी काफी interesting कुछ हो सकता है. One more interesting opportunity that we are seeing is in the animal healthcare space. So let's just look at this fact. So again जो अगर हम बात करते हैं of people between 8 years old to 23 years old, they say that they expect the 52% of the people say that they expect to spend more in 2021 on their pets as compared to what they did in 2019. So this is again a very interesting trend, animal healthcare. So यहाँ पे we have a listed play in terms of Sequent Scientific, and Sequent Scientific में भी supply side इंडिया से कोई ज़्यादा है नहीं, and moreover animal healthcare और जो human pharma है उसमें बहुत differences हैं. Sequent Scientific पे भी we have plans of making a video in the month of January. So again it's very interesting. सो दीज आर आर की लर्निंग्स फ्रॉम द बुक, बिकॉज हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कभी भी हम कोई बुक पढ़ते हैं जो मतलब किसी और कंट्री में लिखी हुई है, सो वी ट्राई टू अप्लाई इट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ताकि वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स विच हैपन लेटर. And if someone wants to learn how to analyze businesses, or if someone wants to understand how to build their own portfolio, so we have an SOIC intensive course जिसमें we have done more than 100 to 120 case studies, because we believe case studies are the right way to teach. Thank you for joining the video. Hope to see you in the next session.